स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कमाल हो गया। बेसिकली क्या है, आरबीआई हर साल सरकार को जो सरप्लस होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो ट्रांसफर करती है। तो इस बार माना जा रहा था कि जो आरबीआई सरप्लस देगी सरकार को, वो करीब 85,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आरबीआई ने कल अनाउंस किया कि वो सरकार को 2.11 लाख करोड़ ट्रांसफर करेगी। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये खबर आप देख सकते हो। आरबीआई अप्रूव्स डिविडेंड ऑफ रुपीज 2.11 लाख करोड़ टू सेंटर फॉर FY24, अब 140%। पिछले साल से अगर आप देखोगे 140% ये ज्यादा है। तो यहां पर हम इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। आखिरकार आरबीआई ये सप्लाई क्यों करती है, ट्रांसफर क्यों करती है, इससे सरकार को क्या फायदा होगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और आरबीआई के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। क्योंकि अगर ये पैसा आरबीआई रखती तो इमरजेंसी के समय इसका इस्तेमाल कर सकती थी। तो यहां पर आरबीआई के ऊपर क्या असर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल तक आपके पास मौका है। ये जो बैच है हमारा जीएस फाउंडेशन का, 24 मई तक एडमिशन जो है आप ले सकते हैं। इसके अंदर रात 12 बजे तक एडमिशन फिर क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद बेसिकली क्या है, इस जीएस फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर मिलते हैं ताकि कोई भी डाउट हो आप उनसे पूछ सको। इनफैक्ट इसमें आपको जो 18 यूपीएससी के बुक्स हैं वो घर तक डिलीवर किए जाते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे किसी भी बैच में। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आरबीआई के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी 608th मीटिंग हुई थी। जैसे कोई भी कंपनी होता है, आपने देखा होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है, उसी प्रकार से आरबीआई का भी आपको मीटिंग देखने को मिलेगा। तो कल 22 मई को 608th मीटिंग थी। जब से आरबीआई बना है उसके बाद मीटिंग होती जाती है। तो यहां पर जो मीटिंग हुआ उसमें आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया, अप्रूव किया कि वो सरकार को 2023-24 में 2.11 लाख करोड़ का सरप्लस देने वाले हैं, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो पिछले कुछ वर्षों का सरप्लस, जैसे 2015-16 में 65,000 करोड़ रुपीस आरबीआई ने सरकार को दिया था। फिर उसके बाद 30,000 करोड़, 50,000 करोड़। इनफैक्ट 2018-19 का जो साल था उसमें अभी तक का सबसे ज्यादा था 1.75 लाख करोड़। और फिर उसके बाद 57,000 करोड़, 99,000 करोड़। फिर क्या है, कोविड वगैरह की वजह से यहां पर आप देख सकते हो 30,000 करोड़ ही मिला था। लेकिन आप देखिए, पिछले साल जो आरबीआई ने सरकार को ट्रांसफर किया था वो था 87,000 करोड़ और इस बार कितना कर रहे हैं, 2.1 लाख करोड़। मतलब ये पिछले साल के मुकाबले 140% ज्यादा है और पूरे इतिहास में इतना सारा पैसा आरबीआई ने सरकार को कभी नहीं दिया। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर सेंट्रल बैंक की तरफ से बोला गया है कि ये जो हम सरप्लस ट्रांसफर कर रहे हैं, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो कि 2019 में बिबल जलान कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था उसके आधार पर हमने तय किया है। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि आरबीआई ये जो ट्रांसफर कर रही है वो 2023-24 में जो आरबीआई को फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसके आधार पर कर रही है। लेकिन सरकार को ये कौन से बैलेंस शीट में, कौन से ईयर में रिफ्लेक्ट करेगा, ये करेगा 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। कहने का मेरा मतलब यह है कि आरबीआई को जो प्रॉफिट होता है, तो अभी क्या है, पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को, तो इसमें आरबीआई को ये जो प्रॉफिट हुआ था वो पैसा सरकार ये फाइनेंशियल ईयर में 2024-25, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें दे रही है। तो एक तरह से जो नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, उनको ये काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि सरकार कितना सोच रही थी कि आरबीआई से कितना डिविडेंड मिलेगा। ये बहुत, एक्चुअली सरकार तो सोच रही थी कि 1 लाख करोड़ तक मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि ये जो अभी इंटरिम बजट आया था, आपको याद होगा 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था। तो उन्होंने ये सोचा था कि सरकार को 2024-25 में जो डिविडेंड मिलेगा आरबीआई से वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास होगा। लेकिन मिला कितना है, इट इज 2.1 लाख करोड़, जो कि काफी ज्यादा है। अब क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये है
कि आरबीआई ये सरप्लस सरकार को क्यों देती है। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। आरबीआई आपको याद होगा आजादी के पहले बनाया गया था 1935 में, लेकिन उस समय जब ये बना था ये प्राइवेट शेयर होल्डर्स का बैंक था एक तरह से। लेकिन देश की आज़ादी के बाद आपको याद होगा सरकार एक कानून लेकर आई थी आरबीआई एक्ट, और उसके बाद 1949 में सरकार ने इसको नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज का मतलब यह हुआ कि आरबीआई 100% सरकार की हो गई। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी कंपनी उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कोई कंपनी है रिलायंस, उसके आप 1% मालिक हो, तो अगर रिलायंस को फायदा होता है 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 1% प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में। तो यहां पर एक तरह से 10 रुपए आपको मिल गए। उसी प्रकार से क्योंकि आरबीआई की 100% ओनर सरकार है तो आरबीआई को जो भी प्रॉफिट होता है तो वो यहां पर पूरा सरकार को जाता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में अगर आप देखोगे सेक्शन 47 इसमें लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। तो इसीलिए आरबीआई को ये जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, वो देना पड़ता है। क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली ये आना चाहिए कि सर आरबीआई जो है वो कोई कमर्शियल बैंक तो है नहीं, ये कोई आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी तरह तो है नहीं, तो इनको प्रॉफिट कैसे होता है? देखो कई प्रकार के प्रॉफिट होते हैं आरबीआई को। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे डॉलर सेल हो गया। डॉलर सेल का मतलब है आपने देखा होगा आरबीआई के पास रिजर्व है, रिजर्व के अंदर आपने देखा होगा आरबीआई डॉलर रखती है, पाउंड रखती है, कई सारे करेंसीज रखती है। अब जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हो रहा है, तो आरबीआई ने क्या किया, $10 को खरीद लिया, ठीक है, अपने पास। अब मान लो डॉलर मजबूत हो गया, अब $1 इक्वल्स टू सपोज हो जाता है 80 रुपीज, तो आरबीआई ने क्या किया, ये इसको बेच दिया। जो $10 खरीदा था आरबीआई ने बेच दिया, तो हर डॉलर पर कितना आरबीआई को फायदा हुआ? 10 रुपए का फायदा हुआ। तो ये प्रॉफिट हुआ ना आरबीआई को, तो यहां पर इसके माध्यम से आरबीआई कमाती है। फिर दूसरा है यहां पर इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी रिजर्व। बेसिकली क्या है कि यहां पर आरबीआई के पास जो भी फॉरेन करेंसी होता है वो जमा करके रखती है अलग अलग देशों के अंदर, तो उससे इंटरेस्ट आता है आरबीआई को। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में आपको पता होगा, बेसिकली जो सरकार बॉन्ड जारी करती है वो कौन करता है? अल्टीमेटली आरबीआई करती है। तो आरबीआई ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, या फिर आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा, तो उन सब से भी आरबीआई को इंटरेस्ट आता है। फिर इसके अलावा यहां पर जैसे मान लो आरबीआई के पास बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा है। अब आपको याद होगा कि कुछ समय पहले गोल्ड का 1 किलो ऑफ गोल्ड कितने रुपए चलता था? ये करीब आपका 60,000 रुपीज के आसपास था, 50,000, 60,000। अब क्या है, बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो गोल्ड की वैल्यू भी तो बढ़ी ना, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ी मतलब आरबीआई के पास ओवरऑल जो एसेट है वो भी तो इंक्रीज हो गया, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये कई तरीके होते हैं जिसकी वजह से आरबीआई को प्रॉफिट होता है। और यही नहीं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है। जैसे मान लो आरबीआई ने 500 रुपए का नोट प्रिंट किया। अब 500 रुपए का नोट प्रिंट करने के लिए मान लो 2 रुपए सरकार आरबीआई ने खर्च किया, तो आरबीआई ने खर्च कितना किया? 2 रुपए किया, लेकिन आरबीआई को मिला कितना? 500 रुपए का नोट, मतलब 498 तो प्रॉफिट हो गया ना। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आरबीआई कमाता है पैसा। लेकिन ध्यान रखिएगा आरबीआई को खर्च भी करना पड़ता है। जैसे कि आरबीआई में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के वर्क हैं, सैलरी देनी होती है, इसके अलावा यहाँ पर जो पेंशन हो गया। फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि रिवर्स रेपो रेट के बारे में, बेसिकली मान लो जो कोई बैंक है, अब बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा किया तो आरबीआई को उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर आरबीआई पे करती है। तो कई सारे खर्चे हैं। तो जैसे कि समझो अगर मान लो आरबीआई को अर्निंग हुआ है 1500 रुपए और खर्चा हुआ है 500 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपए। अब ये जो प्रॉफिट है वो आरबीआई किसको दे देती है? सरकार को देती है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 1000 दे देगी, इसमें कुछ रिजर्व अपने पास रखती है, वो मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिरकार इस साल ऐसा क्या हुआ है कि आरबीआई ने रिकॉर्ड डिविडेंड दिया है, इतना सारा सरप्लस ट्रांसफर किया है। देखो एक बड़ी बात यहां पर बताई जा रही है, वो ये है इंटरेस्ट अर्निंग्स फ्रॉम द आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज एसेट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो एसेट्स हैं, जैसे आरबीआई के पास डॉलर, पाउंड, ये सब जितने भी हैं, उसमें आरबीआई को काफी सारा इंटरेस्ट मिला है, बहुत सारा पैसा आरबीआई ने कमाया है। और आपको पता ही होगा यूएस की फेडरल रिजर्व ने पिछले साल क्या किया था? इंटरेस्ट रेट को काफी हाइक किया था। इंटरेस्ट जैसे भारत के अंदर आपने रेपो रेट देखा होगा ना, आरबीआई तय करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसी प्रकार से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, जिसकी वजह से डॉलर वगैरह और मजबूत हुआ। तो यही सब कारण है जिसमें आरबीआई को काफी सारा इंटरेस्ट मिला है, और यही एक तरह से जो प्रॉफिट है आरबीआई सरकार के साथ शेयर कर रही है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह है, जो कि क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि आखिरकार आरबीआई इतना सारा पैसा दे रही है सरकार को, क्या आरबीआई के हेल्थ पर असर करेगा कि नहीं?
मतलब आरबीआई ये पैसा अपने पास रख सकती थी, लेकिन आरबीआई ने सरकार को दे दिया, ये क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो देखो यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, आरबीआई ने इस साल क्या किया, जो कंटिंजेंट रिस्क बफर है सीआरबी, ये बढ़ा दिया है 6% से 6.5%। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली एक प्रोविजन फंड है आरबीआई के अंदर, जो कि आरबीआई इमरजेंसी के समय अगर कोई मान लो लॉस हो गया, जैसे कि अचानक से मान लो ऑयल के दाम बढ़ गए, फिर उसकी वजह से क्या होता है कि डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है, भारत से डॉलर बाहर जाने लगता है और इसकी वजह से हमारा रिजर्व वगैरह कम होता है। तो उस तरह के समय में आरबीआई इस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कोविड के समय जो है आरबीआई ने, आई एम श्योर कि इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया होगा। तो आरबीआई क्या करती है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है अपने पास रखती है। तो इनफैक्ट इस साल आरबीआई ने क्या किया है कि ये परसेंटेज बढ़ाया है, ये कम नहीं किया है। तो एक तरफ आरबीआई ने अपना इमरजेंसी फंड भी बढ़ाया और साथ ही साथ आरबीआई सरकार को भी काफी सारा जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दिया। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये जो कंटिंजेंट रिजर्व बफर है सीआरबी, रिस्क बफर है, कंटिंजेंट रिस्क बफर, ये 2018-19 से लेकर 2021-22 में ये करीब 5.5% था। और इसके बाद क्या होता है, कोविड के रिवाइवल के बाद, कोविड के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर रिवाइवल होती है, इसकी वजह से आरबीआई ने 2022-23 में इसको बढ़ाकर 6% कर दिया था। और अब आरबीआई का कहना है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी और मजबूत हो गई है और रोबस्ट हो गई है, इसकी वजह से अब हम इसको 6% से बढ़ाकर 6.5% कर रहे हैं। अब अल्टीमेट क्वेश्चन ये है कि ये इतना सारा पैसा जो सरकार के पास आ रहा है, इससे सरकार को क्या फायदा होगा। सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा पैसा सरकार के पास आएगा उतना सरकार के पास सहूलियत होगी, सरकार उसको और खर्च कर सकेगी, वेलफेयर स्कीम्स में लगा सकेगी, सड़कें बना सकेगी। तो यहां पर अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, आरबीआई सरकार ने यह सोचा था कि सरकार डाइवेस्टमेंट करके, मतलब जो सरकारी कंपनीज वगैरह हैं वो बेचकर कुछ रेवेन्यू कमाएगी, लेकिन सरकार का वो जो अचीवमेंट था वो अचीव, मतलब कि जो सोचा था सरकार ने वो अचीव नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से भी सरकार को फायदा होने वाला है। फिर इसके अलावा क्या है कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जब भी बजट आता है तो सरकार के पास जो रेवेन्यू होता है उससे ज्यादा सरकार खर्च कर रही होती है, एक्सपेंडिचर होता है, और जो बीच का अमाउंट होता है वो सरकार बोरो करती है। तो 2024-25 में सरकार ने तय किया है कि 14 लाख करोड़ हम बोरो करेंगे, लेकिन क्योंकि यहां पर आरबीआई से काफी सारा पैसा मिला है सरकार को, हो सकता है कि सरकार इतना बोरो करने की जरूरत ना पड़े। सरकार को 14 लाख करोड़ की जगह सरकार सिर्फ 13 लाख करोड़ ही बोरो करे मार्केट से। तो ये एक अच्छी चीज है, ये हमारे इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को दिखाता है। और इसीलिए क्या हुआ कि कल जैसे ही ये करीब खबर आती है 3 बजे के आसपास, यहां पर जो 10 ईयर यील्ड है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का मतलब सरकार कई सारे बॉन्ड जारी करती है, जो मैंने आपको बताया ना आरबीआई बॉन्ड जारी करती है। तो यहां पर क्या है कि 10 साल वाला जो बॉन्ड है उसमें यील्ड घट गया। यील्ड मतलब एक तरह से आप समझिए, अगर आपके पास बॉन्ड है तो उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम यील्ड कहते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि 3 बजे के करीब जो है यहां पर अचानक से खबर आता है कि आरबीआई बहुत सारा पैसा ट्रांसफर कर रही है, और तभी ये देखिए जो यील्ड है वो 7% से ऊपर था और ये गिरकर एकदम धड़ाम से यहां पर 7% के नीचे आ गया, जो कि 1 साल के लोएस्ट लेवल पर है। अब आप कहोगे कि यील्ड का नीचे होना मतलब क्या? बेसिकली इससे होता क्या है ना कि सरकार को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकारी बॉन्ड पर यील्ड अगर ज्यादा होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी के लिए लोन लेने जाते हो, होम लोन लेने जाते हो, तो वो सब महंगा पड़ता है। लेकिन यील्ड अगर कम हुआ है सरकारी बॉन्ड्स पर तो एक तरह से ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी को फायदा होता है। और इसीलिए अगर आप देखो कि कल मैं देख रहा था कि जो शेयर मार्केट है, सेंसेक्स अगर आप देखिए 3 बजे के करीब जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये वाली खबर आती है ये अचानक से आप देखिए अच्छा सा स्पाइक आपको देखने को मिलेगा मार्केट क्लोज होने के आधे घंटे के अंदर अंदर। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इतना मायने क्यों रखता है, ये सरप्लस का मतलब क्या है, हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जैसे आरबीआई अगर आप देखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में हर जगह पर, हर शहर में आरबीआई का ऑफिस है, कुछ ही जगहों पर है। मान लो जिन जगहों पर आरबीआई का प्रेजेंस नहीं है, आरबीआई का ऑफिस नहीं है, उस जगह पर इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के एजेंट के तौर पर काम करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जैसे जीएस फाउंडेशन बैच के अंदर
एडमिशन लेने का आखिरी डेट कल है, दैट इज 24 ऑफ मई। तो डेफिनेटली आप इसको अवेल कर सकते हैं एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।